क्वेश्चन में है कि at a point on ground level the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12, तो tan थीटा का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स इतना मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ बढ़िएगा तो टेंजेंट ऑफ एंगल जो भी tan अल्फा या थीटा 2 जो भी बनेगा वो 3/4 है। तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ टावर निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम आपका फोटो ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए ये टावर है। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप क्या ही जूम करना चाहती हैं। आदमी ऐसे चल रहा है कि ऐसे इधर से आ रहा है, इधर से, दोनों तरफ से सेम ही होगा। लेफ्ट से कि राइट से लें? लेफ्ट से ही ले लेते हैं। चलिए लेफ्ट से लीजिएगा तो क्या होगा देखिए। तो आप लेफ्ट से ले रही हैं, इसको मिटा दीजिए, थोड़ा जगह बचाने के लिए हम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये टावर है, ठीक है, और फिर ये आपका जमीन है। अब क्या बोला जा रहा है कि हाँ, अब बोला जा रहा है कि वर्टिकल टावर, और उसके बाद बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है, और उसके बाद बोल रहा है कि जहां भी वो खड़ा है वहां से अगर tan थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो 5/12 आता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं। तो इसको ऐसे आप पहले जोड़ दीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा था, तो इसको मान लीजिए पहला है ये θ1, ठीक है। तो और अब मान लीजिए इसका हाइट है h, और अभी पॉइंट ए पे है, एट ए पॉइंट। तो इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए x, मान लीजिए इसको मान लीजिए y, और दिया हुआ है आपको कि tan θ1 बराबर क्या दिया हुआ है, 5/12। ये आपका गिवन है। और उसके बाद लिखा है कि ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, मतलब कि ये बंदा यहाँ खड़ा था, टावर की तरफ चलिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे पहुंच गया होगा, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मान लीजिए कि आप बी पे पहुंच गया। बोल रहा है कि जब, और इसका चौड़ाई दिया हुआ है आपको 192 मीटर। अब बोल रहा है कि उस, हाँ, वो 192 मीटर जब टावर की तरफ चलता है तो tan थीटा का वैल्यू जो होता है और tan थीटा का वैल्यू 3/4 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक लाइन ड्रॉ करके इसका tan थीटा का बात कर रहा है, मतलब कि वो ट्रायंगल का भी बात कर रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये θ2 मान लीजिए हो गया। तो आपको दिया हुआ है कि tan θ2 बराबर 3/4 गिवन। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, मतलब कि h बराबर व्हाट। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आपका दो गो राइट ट्रायंगल बन रहा है ना इस फिगर में। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ए वाई एक्स, दूसरा है बी वाई एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया कि बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। आपको एच निकालना है, आप छोटा वाला ट्रायंगल भी पहले ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, बस इक्वेशन का खेला है, इधर उधर करेंगे। तो बड़ा वाला अगर ट्रायंगल आप लेके चलिएगा तो देखिए कि इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है tan थीटा का वैल्यू, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे tan θ1 बराबर h बाई ए बी प्लस बी एक्स लिख सकती हैं आप। हाँ। और आपको tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/12 बराबर h, ए बी आपका क्या दिया हुआ है 192 प्लस बी एक्स, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए मियाँ, अब आप दूसरा वाला ट्रायंगल में चलिए। अभी हम लोग सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल में चले थे। ये आपका ट्रायंगल कौन था, ट्रायंगल ए वाई एक्स में चल रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग ट्रायंगल छोटा वाला में चलेंगे, मतलब इसमें चलेंगे। तो इसमें चलने का एक और है। अब हम छोटा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं आपका। तो छोटा वाला ट्रायंगल में चलने के लिए इसमें भी आपका देखिए क्या दिया हुआ है गिवन में, ये आपका ट्रायंगल बी वाई एक्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि tan θ2 बराबर क्या है आपका h बाई बी एक्स, और tan θ2 का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 3/4 बराबर h बाई बी एक्स, राइट। तो यहाँ से आप बी एक्स निकाल सकती हैं h के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स बराबर 4/3h। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या कीजिए कि लिखिए पुट इक्वेशन 2, अगर बी से छुटकारा पा लें, सब कुछ h के टर्म में रहे तो हम h निकाल सकते हैं।
पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आप इसको क्या कीजिएगा, हो जाएगा 5/12 बराबर h डिवाइडेड बाई 192 प्लस bx क्या है आपका 4/3h। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली आपका h कैलकुलेट होके आपका आ जाएगा 180 मीटर। आंसर हो गया, समझ गई? अगर इसको मैं अगर इसी फिगर को मान लीजिए हम ऐसे ड्रॉ कर दिए रहते हैं, मान लीजिए ये आपका टावर है और ये आदमी जो है इधर से आ रहा है, इस फिगर में आदमी ऐसे चल रहा है, देखिए। तो मान लीजिए कि अगर ऐसे रहता है और ये शुरू में आदमी यहाँ था और बाद में यहाँ पहुंच जाता है, तो ये अब कैसे बन जाता? तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल। और उस केस में बस सब कुछ तो सेम ही रहता, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होता। ये θ1 बन जाता और ये θ2 बन जाता और बाकी सारा का सारा सेम रह जाता। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 10 है। From a window A 10 meter above the ground, the angle of elevation of the top C of a tower is x degree when tan x degree equals to 5/2, and the angle of depression of the foot D of the tower Y is y degree, where tan y equals to 1/4. See the figure given below. Calculate the height CD of the tower in meters. एग्जैक्टली। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में जैसे tan थीटा का वैल्यू बताए थे, तो tan थीटा लेके कैलकुलेशन किए थे, वही क्वेश्चन है, मतलब इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए अब इसमें ये फिगर दिया हुआ है आपका, तो बोल रहा है कि फ्रॉम ए विंडो ए मतलब यहाँ खड़ी हैं आप, बोल रहा है कि 10 मीटर अबव द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप सी ऑफ ए टावर। मतलब बोल रहा है कि यहाँ से अगर कोई टावर, हाँ मान लीजिए कि हम यहाँ तो फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, हम इसको ड्रॉ करते हैं। खुद से अगर ड्रॉ करना होता है तो कैसे करते हैं? तो पहला चीज दिया हुआ है कि फ्रॉम ए विंडो ए, मान लीजिए कि आपका विंडो क्या है, विंडो मतलब जमीन पे है कि छत पे है, कहाँ है विंडो, वी डोंट नो। ये ए विंडो है, फिर साथ में दिया है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब उसी से तुरंत दे दिया, मतलब जैसे ही नेक्स्ट लाइन पढ़े हमको मालूम चल गया कि ये जमीन से 10 मीटर ऊपर है। तो हम क्या करिए कि सबसे पहले वो जमीन ड्रॉ कर दीजिए आप ऐसे, और उसके बाद बोल रहा है ये जमीन से 10 मीटर ऊपर है, मतलब जमीन से 10 मीटर ऊपर है, मतलब कि आपका इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है। और क्या दे रहा है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड करने के बाद बोल रहा है इस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप सी। अभी तक समझ लीजिए कि यहीं तक पढ़े हैं हम लोग, यहीं टॉप सी ऑफ ए टावर एक्स वेयर एक्स इक्वल टू 5/2। बस समझ लीजिए क्वेश्चन अभी तक यहीं तक पढ़े हैं, आगे नहीं पढ़े हम, दैट्स ऑल। आगे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जूम कीजिएगा। तो बोल रहा है कि टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप सी ऑफ ए टावर इज एक्स। तो पहला चीज की आपका ग्राउंड है, तो टावर होगा आपका तो ऐसे होगा, मान लीजिए टावर यहाँ है, ये आपका टावर है, ऐसे टावर होगा। और उसका बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि ऐसा मान लीजिए जमीन है, जमीन के पैरेलल का लाइन है, और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है, मतलब कि ये एंगल का बात कर रहा है, और ये आपको कितना दिया हुआ है, x डिग्री, मतलब कि ये x डिग्री है, 10 मीटर दिया हुआ है। और गिवन है आपका, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, गिवन में क्या है आपका tan x डिग्री बराबर 5/2, और मान लीजिए इसका नाम भी सेम दे देते हैं, ए बी रखे हैं, ए बी सी और ये डी। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और आपको में दिया हुआ है कि ए बी बराबर 10 मीटर। इसका मतलब हो गया कि अगर इसको हम ई बोलते हैं, जस्ट फॉर द
इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, शायद इसका यूज भी नहीं करें हम। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। हाँ। मतलब कि हम बोल सकते हैं यहीं से कि डी बराबर भी 10 मीटर। अब दूसरा इंफॉर्मेशन पढ़िए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको ये बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट डी ऑफ द टावर इज y डिग्री। तो आपका टावर का फुट ये होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन करना है तो नीचे से घुमाएंगे ऐसे, और ये दिया हुआ है आपका y डिग्री, ये आपका y डिग्री है। देखिए कैसे घूम रहा है नीचे, और इसमें क्या कैसे घुमा था ऊपर। तो और दिया है कि tan y डिग्री का वैल्यू आपको दिया 1/3। तो अगेन लिखिए गिवन tan y डिग्री बराबर 1/4। तो वो रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ CD इन टर्म्स ऑफ टावर, मतलब CD का लंबाई पूछ रहा है। तो बेसिकली CD का आपसे लंबाई पूछ रहा है, मतलब बेसिकली अगर आप CE निकाल लीजिएगा तो आप CD आराम से निकाल लीजिएगा, है ना। हाँ। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि CD बराबर व्हाट। तो आपसे CD नहीं पूछ रहा है, ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि CE बराबर व्हाट, क्योंकि ED तो दिया हुआ है। तब हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप ये वाला ट्रायंगल में घूमिए, एक मिनट, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल में आप ये मतलब बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि ट्रायंगल ACE में हम चल रहे हैं tan x डिग्री, जो गिवन इंफॉर्मेशन उसी से चल रहे हैं। इसको मान लीजिए h बराबर h बाई BD को मान लीजिए x, सॉरी x ऑलरेडी यूज किया हम लोग। इसको मान लीजिए आप W मान लीजिए, तो h बाई W लिख सकती हैं आप, tan x डिग्री बराबर, और tan x डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको 5/2 बराबर h बाई x, सॉरी h बाई W। तो कहने का मतलब है कि हमको बेसिकली h चाहिए ना, हमको W से तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर भी हमको आगे W यूज हो सकता है, तो हम W को h के टर्म में लिख लिए। W बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/5 इंटू h। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे वाला ट्रायंगल में चलते हैं, मतलब कि आपका बोल रहे हैं हम कि ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल में चलिएगा आप, तो देखिए तो लिख रहे हैं ट्रायंगल ABD, सॉरी मैं गलती बोल दिया, ABD में नहीं चलना था। tan y डिग्री का वैल्यू, मतलब ये भी सही ही है, अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। हाँ, तो तब इसमें भी आप चल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। और ये तो 90 डिग्री है ही, हम उसमें चलती तो आसानी होता, बतवा सेम में था। तो इसमें तो अगर इसमें लिखिएगा tan y डिग्री बराबर क्या लिखिएगा 10/W, और tan y डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, गिवन है 1/4। देखिए 1/4, तो लिखे 1/4 बराबर 10/W, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे W बराबर क्या हो गया आपका, W बराबर 10/4 मतलब कि 2.5। इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए फाइनली, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इसमें डालिएगा तो क्या था, इक्वेशन था आपका W बराबर 2/5h। W का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल ली 2.5, और ये 2/5/h, तो इस h का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25 इतना, मतलब अराउंड 6 के अराउंड कुछ आ जाएगा। देखिए मैं इसमें गलती कहाँ हो गया, यहाँ पे 1/4 बराबर क्या लिखे हम 10/W। तो आपका W बराबर 40 हो गया ना, 40 डिवाइड कर दिया, W बराबर 40। तो फिर W का वैल्यू यहाँ डालिएगा तो ये आपका 40 हो जाएगा, और ये 40 हो गया तो ये
20, हाँ, तो फिर एच का वैल्यू आपका 100 आ जाएगा। तो 100 जब आ गया तो आपको बेसिकली एच तो निकालना नहीं था, आपसे पूछा था सी डी का वैल्यू। तो आप यहाँ से फिर फाइनली निकाल ली कि सी बराबर क्या आ गया आपका 100 मीटर, और सी डी बराबर आप लिख सकती हैं सी ई प्लस ई डी, और सी का वैल्यू आप निकाल चुकी हैं 10, 100 प्लस 10, 110 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैं क्वेश्चन में क्या है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में है कि फ्रॉम अ पॉइंट 36 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक the angle of elevation of a bird is observed to be 30 degree and angle of depression of its image in the water of lake is observed to be 60 degree. Find the actual height of the bird above the surface of the lake. यस, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फोटो ड्रॉ करेंगे फर्स्ट थिंग। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पहला लाइन पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट, तोड़ तोड़ के, फ्रॉम ए पॉइंट 36 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द लेक, इतना ही पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मालूम चल गया कि सरफेस ऑफ लेक मतलब कि ऑब्वियसली जमीन का बात कर रहा है। जमीन से एक पॉइंट है जो 36 मीटर ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जमीन ड्रॉ करेंगे। ये आपका जमीन है मान लीजिए। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि इसके 36 मीटर ऊपर, मतलब 36 मीटर ऊपर मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे P जो 36 मीटर ऊपर है। ये आपका पॉइंट P है और इसका लेंथ या हाइट है आपका 36 मीटर। फिर बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। देखिए अब चिड़िया यहाँ भी तो हो सकती थी और यहाँ भी हो सकती थी, दोनों जगह हो सकती थी। पर साथ में वो अगर यहाँ होती, अगर चिड़िया मान लीजिए 36 मीटर ऊपर है और चिड़िया आपका यहाँ पर उड़ रही है, तो यहाँ पे मेंशन करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। हाँ, एंगल मेंशन किया है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि चिड़िया यहाँ पे होगी तभी तो ऊपर दिखेगा, तभी तो ये एंगल ऐसे से बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि चिड़िया यहाँ पे है, तो एक सबसे पहले जमीन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका लाइन है जमीन के पैरेलल में। और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है तो आप इसको ये बना दी और इसको ऐसे जस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दी। अब देखिए इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D। क्या क्या दिया हुआ है, PC दिया हुआ है आपका 36 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, मतलब कि ये θ1 बराबर 30 डिग्री है। तो θ1 बराबर 30 डिग्री ये भी दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब दूसरा चीज सुनिए, and angle of depression of its image in the water of the lake is observed to be 60 डिग्री। मतलब ये चिड़िया है, ये पानी है आपका, यहाँ पे ये वाटर है, यहाँ के बाद सिर्फ वाटर है। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन द वाटर, तो चिड़िया का इमेज अगर बनेगा तो रिफ्लेक्शन में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि ये मिरर है, मिरर, और मिरर में आप अगर किसी मिरर के ऊपर एच हाइट पे सामान रखेंगी तो मिरर में उसका जो इमेज आपको महसूस होगा वो लगेगा कि हाँ एच अंदर ही है, एच मीटर अंदर ही है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे है। देखिए अगर चिड़िया मान लीजिए मैं यहाँ ऊपर उड़ रही है, मान लीजिए कि हाइट h है, तो अगर चिड़िया जमीन से h हाइट पे उड़ रही है तो इसका जो इमेज बनेगा चिड़िया का वो पानी की सतह से h मीटर नीचे ही होगा। पानी से नीचे होगा। हाँ देखिए मान लीजिए कि ये आईना है आपका, ये मिरर है, मिरर के ऊपर अगर आप मान लीजिए एक सेव रखी है यहाँ एप्पल, ऐसे एच हाइट पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इमेज एप्पल का मिरर में, वो आपको लगेगा कि मिरर के अंदर
एच मीटर नीचे ही है। जैसे कि आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, अगर आप बार्बर के दुकान में जाती है ना बाल कटाने के लिए अपना ब्यूटी पार्लर में, तो आप देखी होंगी कि शीशा ये आपका रूम है, इस रूम के अंदर क्या रहता है कि इधर भी शीशा लगा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी शीशा लगा रहता है। तो आपको लगता नहीं है कि एक के नीचे दूसरा है, दूसरा के नीचे दूसरा है, मतलब आपको गहराई जैसा फील होता है? लग रहा है कि अंतहीन है। अंदर जा रहा है। होता क्या है कि ये मिरर इसका ही मिरर इमेज दिखाता है और ये इसका दिखाता है, तो दोनों फॉर लूप, मतलब समझ लीजिए कि आपका कोडिंग कुछ ऐसे हो जाता है। कोडिंग के टर्म में ये आपका लिखा जाता है वाइल ट्रू, समझ रही हैं, और यहाँ पे बोल दिया प्रिंट, मतलब हेलो एक दूसरे का, तो इनफाइनाइट चला जाता है। तो अगर चिड़िया जो है अगर जमीन से 1 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो चिड़िया का जो इमेज बनेगा पानी में, पानी भी तो एक तरह से आपका मिरर ही होता है ना। चिड़िया का जो इमेज बनेगा जो पानी के नीचे, मतलब ये आपका झील का सरफेस है, लेक सरफेस, वो आपका लेक सरफेस से एच मीटर नीचे ही बनेगा। मतलब कि ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए, मतलब कि मैं ये भी आपका एच होगा, और रिफ्लेक्शन है तो इसको ए प्राइम बोलना ज्यादा सही रहेगा नेमिंग के हिसाब से। तो ये आपका ए प्राइम हो गया, और अब इसको ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना चाहिए, इसको भी देखो ऐसे बना दिया, ये ऑब्वियसली आपका 90 डिग्री है, और ये तो आपका 90 डिग्री, मतलब दोनों 90 डिग्री है। तो अब ये आपका पूरा फोटो बन गया है ना। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ये देखिए क्लीन हो गया, इसको उड़ा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। अब आपका फोटो बन गया, तुम और देखिए अब बाकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है, इमेज का बात कर गया, तो इमेज से हम ये फोटो बना दिए, ये इमेज है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है मतलब कि बेसिकली फ्रॉम, एंड देखिए फ्रॉम ए पॉइंट 36 मीटर बोल रहा है, मतलब ये जो लाइन खींचे हैं हम, ये सही है, पर हमको इसका जरूरत नहीं है। हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात बोल रहा है, मतलब यहाँ से ये वाला लाइन का बात कर रहा था ना। फ्रॉम ए पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट, सब फ्रॉम ए पॉइंट ये वाला से, तो फ्रॉम ए पॉइंट P 36 मीटर above the surface of the lake, the angle of elevation from a point B and पढ़ने से पहले पहले ये पढ़िएगा, from a point P 36 मीटर above the surface of the lake, the angle of depression of its image in the water of the lake is observed to be 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं भैया, वो सही है, पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके इसके रिलेटिव में नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका इस पॉइंट पी के रिलेटिव में है, मतलब ये वाला। तो अब देखिए, और ये कितना दिया हुआ है आपका, θ2 बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे θ2 बराबर 60 डिग्री। अब फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड अबव द सरफेस ऑफ द लेक, मतलब बेसिकली आपसे एच का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अब आप किसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला वाला ये भी 90 डिग्री होगा, पहला वाला मतलब इसमें भी चल सकती हैं, पहले आप ए पी डी वाले में चलते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हम आपका ये वाले में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल ए पी डी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या दिया हुआ है, आप यहाँ लिख सकती हैं tan 30 डिग्री। अब देखिए मियाँ, इसका तो मालूम नहीं है हमको, राइट, और इसका पूरा का हाइट h है, ये भी 36 ही है, देखो अगर ये 36 है और ये पूरा h है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका सिर्फ इसका हो जाएगा आपका 36 माइनस h।
राइट, 36 माइनस एच हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर 36 माइनस एच डिवाइडेड बाई, मान लीजिए इसका चौड़ाई आप W मान लिए, मान लीजिए, तो ये और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1/√3 बराबर 36 माइनस एच बाई डब्ल्यू। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि दूसरे वाले ट्रायंगल में चलिए, मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डैश पी डी। तो अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल में चलते हैं आपका, तो लिखिएगा कि ट्रायंगल ए प्राइम पी डी। इसमें आप लिख सकती हैं हम यहाँ की tan 60 डिग्री बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकती हैं आप, a डैश डी डिवाइडेड बाई पी डी, और tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है √3, और a डैश डी का देखिए क्या होगा, a डैश डी मतलब हो गया h प्लस, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी 36 मीटर होगा। तो देखिए, तो a डैश डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a डैश बी प्लस बी डी मतलब h प्लस 36, और पी डी का वैल्यू आपका क्या था, एज्यूम किए हम W। ये इक्वेशन 2। अब आप क्या कीजिए, सिंपली लिखिए डिवाइड, मतलब हमको अगर W से छुटकारा मिल जाए तो हमको H का वैल्यू आ जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 1/√3, इधर हो जाएगा √3 इधर वाला, और इधर से 36 माइनस एच बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे h प्लस 36 बाई डिवाइडेड बाई w। तो इससे क्या होगा कि ये w और ये w कट जाएगा, और आपका आ जाएगा, और ये ऊपर नीचे कट कुट के आपका हो जाएगा कितना 1/3, और ये हो जाएगा 36 माइनस एच, और इधर हो गया h प्लस 36। आपको ये इक्वेशन आ गया। और इस इक्वेशन से आप h निकाल लीजिएगा। हाँ, तो बस h का आंसर निकालिएगा और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि पूछ ही रहा है फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड एबव द सरफेस ऑफ द लेक। तो आपका सरफेस ये था, और एक्चुअल हाइट पूछ रहा है, मतलब h पूछ रहा है, मतलब ab पूछ रहा है। अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, तो भी आंसर सेम ही रहता। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, as observed from the top of 80-meter tall lighthouse, the angles of depression of two ships on the same side of the lighthouse in horizontal line with its base are 30 degree and 40 degree respectively. Find the distance between the two ships. Give your answer correct to the nearest meter. हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले में यहाँ पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, गिव योर करेक्ट आंसर टू द नियरेस्ट मीटर। इसका मतलब होता है मियाँ, मान लीजिए कि आपका आंसर आता, मान लीजिए आपका आंसर आता 42.69, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते, राउंड ऑफ करके आप लिख देती हैं 43। हाँ, और मान लीजिए आपका आंसर आता 42.43, तब इसका राउंड ऑफ क्या होता, तब नहीं करते, तब इसका 42 ही हो, हाँ तब नहीं करते, 42.4 देते, छोड़ देते, सॉरी हाँ छोड़ देते 40। और अगर मान लीजिए 42.5 रहता तो क्या हुआ, अगर आंसर मान लीजिए 42.5 रहता तब, यहाँ पे आप राउंड ऑफ नहीं की, यहाँ पे राउंड ऑफ की, ठीक है, यहाँ पे आप राउंड ऑफ की हैं और यहाँ पे आप बोलिए कि राउंड ऑफ नहीं करेंगे। हम पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 42 पॉइंट ये रहता, 42.5 रहता तीसरे वाले केस में, तो अब इसको आप राउंड ऑफ कीजिएगा कि नहीं? वो तो अगर 5 से ऊपर रहता तब ना राउंड ऑफ होता है।
हाँ, पर मान लीजिए कि आंसर 42.5 एग्जैक्टली आया है, ये मतलब ये भी नहीं है, 40.45 भी नहीं है, सिर्फ ये है आपका, तो आप राउंड ऑफ कीजिएगा कि नहीं? नहीं, नहीं करेंगे। नहीं कीजिएगा? हम्म। पक्का? हाँ। हाँ ठीक है भैया, पर नहीं कीजिएगा, दैट्स फाइन एक्चुअली। आप 42 भी लिखिएगा तो दैट राइट आंसर। हम्म। और आप एक ही प्रिंसिपल फॉलो कीजिएगा, मतलब मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं और आप डिसाइड कर ली कि हम नहीं करेंगे, तो आप नहीं ही कीजिएगा। बट मान लीजिए कि कोई, ये बेसिकली बाउंड्री कंडीशन है ना, तो मान लीजिए कोई कोई कर भी देता है, तो उस केस में कोई 43 भी लिख दिया तो वो गलत नहीं है, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट आपको ध्यान में रखना होगा फिर कि अगर हम राउंड ऑफ, मेरे दिमाग में ये है कि हम हमेशा आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, तो हम नहीं करेंगे। और ये थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, सबसे सेफेस्ट तरीका आपका यही है जो आपका है, आप नहीं कीजिए, सिंपल। तो हम यहाँ इसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम आपका बेसिकली डायग्राम है, अगर आप डायग्राम क्रिएट कर लें तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्लेइंग विद इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस। सबसे पहले बोल रहा है कि आप जो ऑब्जर्व कर रही हैं, आप कोई 80 मीटर लंबा टॉल हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व कर रही हैं। इतना पढ़ के हमको इतना ही मालूम चला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जमीन ड्रॉ किए, ये आपका जमीन है। उसके बाद क्या है कि आपका एक लाइट हाउस है, मतलब ये आपका लाइट हाउस है ऐसे बना हुआ, और लाइट हाउस का ऊंचाई दिया हुआ है आपका 80 मीटर, मतलब कि दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये 80 है आपका। और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रही हैं, इस पॉइंट को पी मान लीजिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे देख रही हैं, ऑफ टू शिप्स, मतलब लाइट हाउस जो होता है वो समुद्र में होता है ऑलवेज, राइट? हाँ। तो दो जहाज है और ऑफ टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद इट्स बेस, मतलब दोनों जहाज टॉल हाउस के एक ही तरफ है। तो मान लीजिए कि ये पहला जहाज है ए, ये दूसरा जहाज है बी, ठीक है ना? हो सकता है कि दोनों का डिस्टेंस सेम ही हो, ये मान लीजिए इसका, इसको मान लीजिए एक्स। देखिए तो हो सकता है हमें यहाँ कि ए और बी पैरेलल में हो, पर हमको लाइन पर ड्रॉ करना है ना, मान लीजिए कि ऐसे भी तो हो सकता है, ये बी यहाँ हो, पर देखिए ऐसा है नहीं, क्योंकि साथ में आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक ही लाइन पे है, मतलब कि ये वाला केस नहीं हो सकता, सिर्फ ये वाला केस ही पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण विथ स्पेस। साथ में यहाँ देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन भी तो चेंज है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर चेंज है तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही जगह पे नहीं है। अगर दोनों एक ही जगह पे रहता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम रहता, इसलिए ये भी मालूम चल गया कि एक ही लाइन पे है, पर ये दोनों आगे पीछे है। अब आपको सिंपली मैटर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ अब यह है कि कौन 30 डिग्री और 40 डिग्री किसको असाइन कीजिएगा। सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इस पूरा ट्रायंगल को ड्रॉ कर दीजिए। ये दो ट्रायंगल बन गया, ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपका देखिए दिया हुआ है कि θ1 बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, θ2 बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आप बताइए इसको देख के कि कौन सा θ1 और कौन सा θ2 होगा इस फिगर में। एंगल पी ए एक्स क्या होगा, 30 डिग्री होगा कि 40 डिग्री होगा? एंगल पी ए एक्स होगा। कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है, कौन सा छोटा लग रहा है, ये देखिए फोटो देख के बस। जो छोटा है उसको छोटा वाला वैल्यू असाइन कर दीजिए, जो बड़ा दिख रहा है उसको बड़ा वाला वैल्यू असाइन कर दीजिए। तो आपको पी ए एक्स का वैल्यू, और मतलब एंगल पी ए एक्स और एंगल ये वाला मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप θ1, सॉरी इसको ये एंगल, और दूसरा है आपका पी बी एक्स, मतलब कि ये रेड वाला। तो इसमें से कौन ज्यादा बड़ा दिख रहा है, कौन सा छोटा दिख रहा है आपको? इसमें बी। अब मतलब एंगल बी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, राइट? हाँ हाँ, जैसे जैसे आप टॉवल 40 डिग्री दिखाइएगा आपका एंगल ऑफ मतलब बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा ना।
हाँ हाँ। पर यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है, हम तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसी बात कर रहे थे। देखिए अब क्या कीजिए कि एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रहा। अब देखिए भैया, ये थीटा है आपका, ये राइट। हाँ। तो हम बोले ना, आप डिसाइड कर ली कि आप पहले बोल दी कि हाँ ये मामा ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। हाँ। समझ नहीं? देखिए ये थीटा 2, ये थीटा 1, तो ये भी मियाँ थीटा 1 होगा और सिमिलरली ये भी आपका थीटा 2 होगा। हाँ। मतलब क्वेश्चन आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा था ना, तो अगर ये थीटा 1 बराबर 30 डिग्री था तो ये भी थीटा 1 30 डिग्री होगा। तो आपके पास बेसिकली ये फोटो बन के आ गया। फोटो बन के आ गया तो बस अब आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मतलब आपको ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी का वैल्यू आप मान लीजिए डब्ल्यू है। हाँ। तो अब देखिए मैं अब इसमें है कि नॉन स्टैंडर्ड मतलब एंगल है 30 डिग्री 40 डिग्री आपको मालूम नहीं है, तो या तो आपको दिया रहेगा या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दिया रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांस है कि आपको दिया रहेगा सीधे वैल्यू, tan 30 डिग्री का इतना वैल्यू होता है गिवन में। तो बेसिकली आपको दिया रहेगा, आपको दिया हुआ क्या है रहेगा कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा आपका, tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका अराउंड 0.58 होगा। और आपको सिमिलरली tan 40 डिग्री का भी वैल्यू दिया रहेगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में दिया रहेगा, तो tan 40 डिग्री का वैल्यू आता है आपका 0.84। ये आपका गिवन है। अब क्या कीजिए कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और आपको क्या निकालना है, W। और आप मान लिए कि AB बराबर W और BX से आपको कोई मतलब BX इक्वेशन में आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन करने के लिए इसको मान लीजिए आप क्या माने बताइए, M मान लेते हैं। हाँ। तो आप देखिए मैं आप लिख सकती हैं कि tan थीटा 1 बराबर 80 डिवाइडेड बाई W प्लस M। हाँ। और tan थीटा 1 मतलब कि tan 30 डिग्री का तो वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, 1/√3 होता है, राइट। तो यहाँ पे लिख रही हैं बेसिकली आप कि tan 30 डिग्री सीधे लिख रहे हैं, डायरेक्ट tan 30 डिग्री और ये आपका है ट्रायंगल PAX, मतलब ये वाला ट्रायंगल पूरा। तो आप लिखती 1/√3 80 और W प्लस M, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब दूसरा ट्रायंगल में जाइए। दूसरा ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल, सॉरी। तो दूसरा वाला ट्रायंगल में मैं जाइएगा। देखिए अब क्या कि लिखिए इसमें इन ट्रायंगल PBX और इसमें लिखिएगा कि tan 40 डिग्री बराबर क्या लिख सकती हैं 80/m। 40 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 0.84 और 80/m। इससे आप m का वैल्यू निकाल लीजिएगा और मान लीजिए कि m बराबर एक्चुअली मानना क्या है आपका, m का वैल्यू कैलकुलेट होके अराउंड 95.24 आएगा, 95.24 आएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू निकल गया। इसको इक्वेशन 2 मानिए। आप इसको लिखिए पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आप इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3 बराबर 80 डिवाइडेड बाई W आपको निकालना है, m का वैल्यू आपको आ गया है 95.24। तो इससे आप W कैलकुलेट कीजिएगा, आपको W कैलकुलेट होके अराउंड 94.69 आएगा, सॉरी 92.69 आएगा। और क्या बोल रहा है, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। 42.69 है, मतलब कि हम लिख सकते हैं इसको, देखिए बराबर नहीं, ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं, इसको आप ऐसे लिखिएगा, नियरेस्ट बोल रहा है ना, ये साइन बहुत जरूरी है, देख रही हैं।
हाँ. इसका मतलब होता है कि अप्रॉक्स है, इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स है। इक्वल भी हाँ. हो सकता है बट बहुत, मतलब नहीं, सिंपली ये बोल रहा है कि अप्रॉक्स है, दैट्स ऑल। ये साइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई लोग इसको ऐसे लिखता है और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखता है, दोनों एक ही चीज है, मतलब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखता है, देख रही है, दोनों को ऐसे कर दिया टिल टाइप से। और हाँ. और लास्ट में आपका यूनिट लिखना जरूरी है, मीटर, आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, 22 का सी। क्वेश्चन पढ़िए। Question है, in the given figure from the top of the building AB is equals to 60-meter high. The angle of depression of the top and bottom of a vertical lamp post CD are observed to be 30° and 60° respectively. Find the horizontal distance between AB and CD and the height of lamp post. एग्जैक्टली, ये फिगर आपका दिया हुआ है और हम लोग इसका फिगर खुद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए बी, मतलब एक बिल्डिंग है ए बी जिस एंड ए बी इक्वल टू 60 मीटर हाई, मतलब एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है आपका 60 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल जमीन ड्रॉ किए। ये आपका जमीन है, ये आपका सरफेस है। और उसके बाद एक बिल्डिंग ड्रॉ कीजिए। तो बिल्डिंग आपका हम ये ड्रॉ कर दिए, और इसका हाइट भी आपको दिया हुआ है मैया 60 मीटर, और इसका नाम भी दिया हुआ है ए बी। और क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप पोस्ट सीडी आर ऑब्जर्व टू बी 30° एंड 60°। मतलब कि एक दूसरा कोई वर्टिकल लैंप पोस्ट है सीडी, और जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पे देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां से आप ऑब्जर्व कर रही हैं, आप यहाँ पे हैं ए पे, बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ से बोल रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि एक लैंप पोस्ट है जिसका अगर आप टॉप और बॉटम देखती हैं तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट ए से 30° और 60° है रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक लैंप पोस्ट ड्रॉ कीजिए। तो मान लीजिए कि ये आपका लैंप पोस्ट है ऐसे, और इसका इसका नाम भी दिया हुआ है आपका सी डी, मतलब ये है सी और ये है डी। और एंगल ऑफ, देखिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है रिस्पेक्टिवली। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द लैंप, डिप्रेशन ऑफ द टॉप, पहले टॉप का और फिर बॉटम का आपका 30° और 60° दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा सरफेस के पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी एक पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो है एकदम और पैरेलल टू सरफेस ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद क्या बोल करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाइए टॉप से, और दूसरा आप ऐसे बनाइए। ठीक है, और मैया देखिए अब क्या आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि 30° 60° का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कि ये मान लीजिए एक और ऐसा लाइन है। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30° है, मतलब ये 30° है। और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है आपका 60°। 60। अगर ये 60 है मैया तो ये भी 60 होगा। हाँ. और ये अगर ये अगर 30 है तो ये भी आपका 30 होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, मतलब आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए ये W है, तो आपसे W पूछ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछ रहा है W बराबर वाट। तो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 1। आपको W निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या चलते हैं कि आपको देखिए, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए डी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए, और इसका मान लीजिए एम नाम है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ए सी एम, है ना। हाँ। देखिए भैया, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी एंड सी डी, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि ये डब्लू का लेंथ निकालिए कितना है। तो आपको डब्लू का लेंथ निकालना है। तो आपको देखिए कि अगर आप फोटो को फिर से ध्यान से गौर कीजिएगा, जो हम शुरू में हम भी मिस किए थे। अगर आप ये वाले ट्रायंगल में चलती हैं, ट्रायंगल ए डी बी जो अभी कलर किए हैं पिंक कलर से, इसमें आपको tan 60 डिग्री एंगल मालूम है, आपको हाइट मालूम है, तो आप डब्लू निकाल सकती हैं tan 60 डिग्री से। हाँ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan, इसको इन ट्रायंगल ए डी बी tan 60 डिग्री बराबर 60/W। तो इसको आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 60√3। ये आपका 1/√3 हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैं, यहाँ tan 60/√3 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाएगा ना। तो W बराबर 60/√3, और अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका 60 का, एक मिनट रुकिए, यहाँ 60/√3 है, राइट। तो √3 मतलब √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 1.732 कीजिएगा तो आएगा 34.64। तो ये आपका हो गया 34.64 मीटर। ये आंसर आ गया पहला। अब तो ये तो सॉल्व हो गया, W बराबर 34.64। अब आपको क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। पहला चीज कि हमको W का वैल्यू निकल गया है, W बराबर आपको आ गया है 34.64। अब आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। मान लीजिए कि ये हाइट h है, तो ये भी मेरा h होगा, होगा ना। तो अगर ये h है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 माइनस h, इसको लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए मियाँ कि अब आप दूसरा वाला ट्रायंगल में घूमे, ये वाला ट्रायंगल, पीला वाला ट्रायंगल। तो पीला वाला ट्रायंगल में घूमने से पहले इसको नॉर्मल कर दिया। अब आप यहाँ पे लिखिए कि इन ट्रायंगल ए, और इसको मान लीजिए क्या लिखें, एन मान लीजिए ये वाला पॉइंट को। सॉरी इसको मानने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ट्रायंगल हम गलत ले लिए। ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में घूमिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ACM, मतलब ACM में आप लिख सकती हैं कि tan 30 डिग्री बराबर 60 माइनस h डिवाइडेड बाई W। आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है, 60 माइनस h लिख दिए आप, W का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए हैं 34.64। तो इससे आपको h का वैल्यू निकल जाएगा। जब h का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, तो h का वैल्यू कैलकुलेट होके आपका आ जाएगा अराउंड, मतलब अराउंड क्या 40 मीटर आ जाएगा। आंसर हो गया। गॉट इट। हम यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। Next question number 19. An aeroplane at an altitude of 250 meters observes the angle of depression of two boats on the opposite banks of a river to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. Write the answer correct to the nearest whole number. Yes. So सबसे पहले में हम लोग फोटो ड्रॉ करेंगे, because you know that's the most important thing.
सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एक एयरप्लेन है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर, मतलब कि एरोप्लेन का जमीन की सरफेस से उसका ऊंचाई है 250 मीटर। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए रिवर। मान लीजिए कि एक रिवर है, ये गंगा जी है, मान लीजिए कि ये गंगा जी है, गंगा जी का किनारा है देखो, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे पटना है, और गंगा जी का एक तरफ यहाँ पे आपका हाजीपुर है। और बोल रहा है क्या कि ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए रिवर, मतलब कि एक नाव यहाँ पे है पॉइंट ए पे, एक नाव यहाँ पे है अपोजिट साइड ऑफ द रिवर बोल रहा है, मतलब कि एक यहाँ नाव यहाँ पे होगा तो दूसरा नाव आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ये रिवर है आपका बेसिकली, ये मान लीजिए गंगा जी हैं, सिंपल। और तो कहने का मतलब ये है मैया कि अब देखिए आप बोलिएगा मैया कि हवाई जहाज कहाँ है, हवाई जहाज यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ है बताइए। तो इसको देखिए, अब बात है मियाँ की मैथमेटिक्स में आपको इतना ये सब दिमाग नहीं लगाना है, अगर आप यहाँ भी रखिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, बस फोटो थोड़ा सा वियर्ड दिखेगा, पर आपको फोटो अगर आप सही बना ली तो इट्स फाइन। देखिए आप फोटो सही कैसे बनेगा, कैसे डिसाइड यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तीनों में से कहाँ है हवाई जहाज। तो आप देखिए अब क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दोनों दोनों का वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ हवाई जहाज को रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, तो उस केस में आपका फोटो कैसे बनेगा देखिएगा, ध्यान से यहाँ गौर कीजिएगा। तो एक ऐसे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक ऐसे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये आपका मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए ऐसे, एक है आपका 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री, मतलब ये इस केस में ये 45 डिग्री होगा और ये आप पूरा वाला आपका 60 डिग्री होगा। तो ऐसे आप कीजिएगा तो उस हिसाब से अगर ये 60 डिग्री है तो मैया ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, अगर ये 60 डिग्री है, एक मिनट, ये अगर 60 डिग्री है, थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा हमको, और अगर ये 60 डिग्री है मैया तो ये भी 60 डिग्री होगा। हाँ। और अगर ये 45 डिग्री है ये वाला, ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, राइट। हाँ। अब क्या कीजिए कि बेसिकली हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल खोजना है इवेंचुअली। आप चाहती तो ऐसे भी सीधे करती और हो जाता। हाँ। तो यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ ऊपर और ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दो दिख जाता है आराम से। और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री कर दीजिए, ये आपका 90 डिग्री है, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और आपका हाइट भी दिया हुआ है 250 मीटर। हाँ। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला मान लीजिए, इसको लेके चलते हैं, ये वाला। तो इसमें आप इसका नाम भी दे देते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। इसको बोलिए ए, सॉरी ए भी तो ऑलरेडी यूज कर लिया हम लोग, तो हम लोग इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एक्स, और तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं एक्स में कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको एम बोलते हैं, सही है, पी एम ए बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल चलते हैं, आपका ट्रायंगल पी एम ए, इसमें हम लिख सकते हैं हमें यहाँ tan 60 डिग्री बराबर 200। देखिए गंगा जी इतना दूर तक ही हैं, याद रखिएगा, हम बस फोटो ड्रॉ किए हैं, गंगा जी यही है, इतना ही दूर तक गंगा जी है पानी।
तो tan 60 डिग्री बराबर आप ये लिख सकते हैं कि 250 डिवाइडेड बाई MA, मतलब कि √3 बराबर 250 बाई MA। इतना इन्फॉर्मेशन लेके आप निकल जाइए क्वेश्चन 1। अब आप क्या कीजिए कि दूसरा वाला ट्रायंगल में घूमिए। दूसरा वाला ट्रायंगल में घूमने का मतलब बोल रहे हैं कि अब आप यहाँ ये वाला ट्रायंगल में घूमिए। तो यहाँ पे आप लिखिए कि ट्रायंगल PMB में tan 45 डिग्री बराबर 250 डिवाइडेड बाई, पूरा लिखिएगा तो लिखिएगा क्या, MA प्लस AB, और आपको वही निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। AB ही तो विड्थ ऑफ द रिवर है ना। तो अब मियाँ इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ के सॉल्व कीजिएगा तो आपका tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, 250 डिवाइडेड बाई MA, अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा फाइनली तो MA प्लस, आप लिख सकते हैं एक स्टेप में MA प्लस AB बराबर 250, क्योंकि ये tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो ये इक्वेशन 2। अब आप क्या कीजिए कि सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए पुट, यहाँ से आप बेसिकली MA का वैल्यू निकाल लीजिएगा। MA बराबर निकल जाएगा 250 बाई √3। तो लिखिएगा पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो आप कीजिएगा तो MA का वैल्यू निकला हुआ है 250 250 बाई √3 प्लस AB आपको निकालना ही है, और ये 250 है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली आपका ये 394 मीटर आ जाएगा आंसर। समझ गई। पर मैया जब हम लोग शुरू में बोले थे कि हवाई जहाज का पोजीशन नहीं मालूम है, देखिए तो पहले हम लोग प्रूव किए कि अगर हवाई जहाज यहाँ है, नदी के इस तरफ है, तो कैसे वैल्यू आया है। पर हवाई जहाज अगर यहाँ रहता, नदी के इस तरफ, मतलब हाजीपुर के पास रहता, तो भी आंसर ऐसे ही आता, बस फोटो अलग बन जाता। फोटो आपका ऐसे उल्टा बन जाता है ऐसे करके। तो मान लीजिए कि हवाई जहाज आपका यहाँ बीच में था, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से हम फोटो ड्रॉ कर रहे हैं आपका। मान लीजिए कि अब सीधे जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये मान लीजिए कि जमीन है, गंगा जी यहाँ से यहाँ तक है आपकी, मतलब ये पूरा का पूरा गंगा जी है, गंगा जी है। ये आपका नदी का किनारा है A, और ये B, और हवाई जहाज है यहाँ पे आपका बीच में कहीं, ये P। और उस केस में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है, तो सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ किए ऐसे, और एक ऐसे, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक और पैरेलल एक्स एक्सिस के किए। तो और आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको मालूम नहीं है कौन है 30 डिग्री 45 डिग्री, दोनों तो एक दूसरे मतलब एक ही तरफ नहीं है ना, दोनों एक ही एक्सिस में थी, दोनों एक ही कोऑर्डिनेट में नहीं है ना, मतलब फर्स्ट जोन सेकंड कोऑर्डिनेट में नहीं है ना। तो आपको आइडिया नहीं है, तो आप किसी को कुछ भी मान लीजिए। आप मान लीजिए इसको 45 डिग्री, या आप इसको 60 डिग्री भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसको 60 डिग्री मांगना है तो आप 60 डिग्री मान लीजिए, इक्वेशन आपका सॉल्व होके आ जाएगा। और ये 45 डिग्री, और आपको हाइट दिया हुआ है आपका ये कितना, 250 मीटर। 250 मीटर। हाँ, और आपसे बेसिकली इसका विड्थ पूछ रहा है। मान लीजिए ये W है आपका, और ये W आपको निकालना है। तो अब मैं यहाँ देखिए सिंपल है, क्या इसमें करना है आपको, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, राइट। और आपको W निकालना है टोटल। तो आप इसको क्या कीजिए कि इसको निकालना है तो इसको W1 मान लीजिए, और इसको W2 मान लीजिए। मतलब कि W बराबर जो होगा वो आपका होगा W1 प्लस W2। तो पहले हम लोग W1 निकालने के लिए क्या करेंगे कि W1 निकालने के लिए सबसे पहले आपका हम जानबूझ के सॉरी मैं हाँ, W1 निकालने के लिए पहले ये वाला ट्रायंगल में चले। तो ये वाला ट्रायंगल में आपको लिखे कि ट्रायंगल P, इसको मान लीजिए M,
लिखने की आसानी के लिए, PAM आपको क्या हो जाएगा, W tan 60 डिग्री बराबर 250 बाई W1। तो इससे आप W1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ आएगा। अब आप क्या कीजिए कि मियाँ आप दूसरे वाले ट्रायंगल में चलिए, मतलब ये वाला ट्रायंगल में चलिए। तो इस वाले ट्रायंगल में आप लिखिएगा tan, ये है ट्रायंगल PMB, tan 45 डिग्री बराबर 250 बाई W2। तो इससे W2 का वैल्यू कैलकुलेट होकर कुछ आ जाएगा। फाइनली आप क्या कीजिएगा कि W बराबर W1 प्लस W2, और दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगी आप और फिर ऐड करेंगी तो आपका करीब आ जाएगा 394 मीटर। तो कहने का मतलब है कि हवाई जहाज के पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मैं हम लोग वो कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए कॉल की थी वहीं से। ये तो नहीं उठाते हम कॉल, पर अब निकल रही थी वहां से है ना, तो इसलिए हम बस जान लेते कि निकल गई हैं, तो इसलिए हम कॉल उठा लिए। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 समझ गई आप? हाँ तो कहने का ये मतलब है मैं कि मैथमेटिक्स में देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स में, सिंपल आपको बता रहे हैं, मैथमेटिक्स में अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक चिड़िया है, एक टावर की तरफ उड़ रही है h डिस्टेंस पे, मतलब मान क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि एक बर्ड है एंड लिखा हुआ है फ्लाइंग टुवर्ड्स द टावर at height h with velocity v। ठीक है, देखिए तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स के टर्म में देखिएगा तो जो आपको सामने क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। जो नहीं दिया हुआ है उसके बारे में आपको एज्यूम करना है कि डजंट मैटर, यू नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द आउटकम, यू नो व्हाट आई मीन। कि अगर वो रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अ बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द टावर एट हाइट h विद वेलोसिटी v, मतलब उसका हाइट h है मान लीजिए। और देखिए अब मान लीजिए चिड़िया इधर से भी तो उड़ के आ सकती है, अगर चिड़िया इधर से उड़ के आ रही है तो हाइट h है और इसका वेलोसिटी आपका v है। पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि चिड़िया इधर से लेफ्ट साइड से उड़ के आ रही है कि राइट साइड से उड़ के आ रही है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर चिड़िया इधर से भी उड़ के आ रही होती और तो इसका हाइट h ही रहता और इसका वेलोसिटी भी ही रहता। और मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, आपको डिराइव करना कि डिस्टेंस आपको ये निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो हम बोल रहे हैं कि मैं अगर चिड़िया इधर से भी उड़ के आती तो डिस्टेंस इसका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल कुछ अपना फॉर्मूला लगा के ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते। और इधर से भी आती तो बतवा तो सेम ही रहता है ना। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस कैलकुलेशन में देखिए इस पोजीशन का कोई महत्व नहीं है, लेफ्ट से आया या राइट से आया। और वही हुआ, क्वेश्चन पढ़ के ही हमको मालूम चल गया कि कि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो बेसिकली इसका मतलब हम निकाल लेंगे कि दिया नहीं है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम चिड़िया को लेफ्ट से भी उड़ा सकते हैं, राइट से भी उड़ा सकते हैं। उसी तरह से हवाई जहाज वाला जो प्रॉब्लम अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना, तो उसमें हम लोग क्या बोले थे, उसमें बोले थे कि मान लीजिए कि इधर आपका हाजीपुर है और इधर आपका पटना है। ये कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हवाई जहाज यहाँ रहता, मान लीजिए हो सकता है, और आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो दिया नहीं है कि यहाँ है हवाई जहाज, कि हवाई जहाज यहाँ है कि इधर से है, इधर से है, कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम एज्यूम करेंगे, सिंपल है कि हमको हवाई जहाज पोजीशन कोई मतलब नहीं है कहाँ है क्या है, दिया ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया है कुछ। मतलब कि मेरा जो फाइनल जो भी हमसे सवाल हमसे पूछ रहा है उस सवाल का सोल्यूशन में इस इंफॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम हवाई जहाज को कहीं भी रख दिए, इसलिए आप यहाँ रखिएगा तो थोड़ा फोटो चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से।
यहाँ रखिएगा तो फोटो चेंज हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो फोटो चेंज हो जाएगा, बट आंसर सेम ही रह जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम बोलते हैं एक्स और बोलते हैं माइनस एक्स, तो यहाँ डायरेक्शन का बात हो रहा है ना, मतलब डायरेक्शन का कुछ यूज कर रहे हैं। अगर हम आपसे सीधे पूछ दें कि हम कितना दूर हो ओरिजिन से, तो हम बेसिकली देखिए इसको, बेसिकली माइनस वाले को साइलेंट कर दिया, मतलब हमको तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, तुम रहो नहीं रहो हमको कोई मतलब नहीं है, दोनों का वैल्यू एक्स ही है। आप समझ गए ना। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, the horizontal distance between two towers is 120 meter. The angle of elevation of the top and angle of depression of bottom of the first tower as observed from the top of the second tower is 30 degree and 24 degree respectively. Find the height of the two towers. Give your answer correct to three significant figures. हम लोग इसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब इस फिगर को भूल जाइए कंप्लीटली, आप इस फिगर को सीरियसली मतलब भूल जाइए। देखिए लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स 120 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मालूम नहीं है कौन सा बड़ा है टावर है, कौन सा छोटा टावर है, आपको कोई आइडिया नहीं। तो आप सिंपली मान लीजिए कि एक बड़ा टावर या दोनों बराबर है, ये भी आपको आइडिया नहीं है। हो सकता है ना कि दोनों का सेम ही ऊंचाई हो, वो लोग हम आगे पीछे करके डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए शुरू में वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि दोनों टावर का आपका हाइट जो है वो सेम, ये भी ये इतना ही है और ये भी इतना ही, दोनों सेम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 120 मीटर है। तो बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको मान लीजिएगा थीटा, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ठीक है, ये पहला, एंड फिर एंड शुरू हो रहा है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम, ठीक है, ये दूसरा लाइन है आपका ऑफ द बॉटम, यहाँ तक मतलब दो एंगल का बात हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम। तो इसको मान लीजिए, इसके बोल रहा है ये थीटा 1, और ये बेसिकली ये थीटा 2। The angle of elevation of the top and angle of depression of the bottom of the first tower, मतलब फर्स्ट टावर का दो एंगल है, थीटा 1 and थीटा 2 of the first tower, of the first tower, ये मतलब फर्स्ट टावर का बात कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट टावर का से रिलेटेड दो एंगल है आपका थीटा 1 और थीटा 2, और एज ऑब्जर्व्ड from the top of the second tower, as observed from the top of the second tower, मतलब कि मान लीजिए कि फर्स्ट टावर ये है आपका और ये आपका सेकंड टावर है, और हम लोग वर्स्ट केस लेके चलेंगे, दोनों का सेम हाइट हो। बोल रहा है कि फर्स्ट मतलब थीटा 1 और थीटा 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द angle of depression of the bottom of the first tower as observed from the top of the second tower, मतलब as observed मतलब सेकंड टावर पे यहाँ खड़ी हैं, और कि मैं अभी इससे को शिक्षा मिलता है। देखिए कभी किसी का इंटरनेट खराब हो जाए, किसी का मान लीजिए मोबाइल से आवाज कट रहा है, तो उस समय उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में नहीं है ना, राइट, जानबूझ के थोड़े कर रहे हैं। तो बहुत लोग चिल्लाने लगता है, गुस्सा हो जाता है, वो नहीं करना है, मतलब अंदर अंदर अनसाना है, ठीक है, पर उस पर कुछ दिखाई नहीं करता। मतलब आपके बस में जो नहीं है उस पर क्यों, उसका गलती ही नहीं है ना, आपको तो गुस्सा ही नहीं करना चाहिए, समझ गई ना।
हेलो भैया। और मियाँ 5 मिनट वेट करते हैं आपका, 5-10 मिनट। और नहीं अगर आई ना तो हम रिकॉर्ड कर देंगे आपका सारा दोनों क्वेश्चन, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप आइए, यहीं है। तो ओके मैं देखिए, हम लोग एज्यूम किए थे दोनों का हाइट सेम है टावर का। वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो इसलिए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर नहीं होगा हमको लगता है। तो जो हमको नहीं लगता है ना उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम of the first tower as observed from the top of the second tower। मतलब आप सेकंड टावर पे यहाँ पे खड़ी हैं, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रही हैं। यहाँ से जब आप ऑब्जर्व कर रही हैं, जब पहले टावर का जब टॉप ऑब्जर्व कर रही हैं तो उसका बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये हम बोले थे कि दोनों सेम हाइट, पर यहाँ बोल आपको मुड़ी उठाना पड़ रहा है ना। टॉप देख, मतलब टॉप ऑफ फर्स्ट टावर देखने के लिए आपको मुड़ी उठाना पड़ रहा है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है। तो कहने का मतलब कि मेरा जो एजम्पशन था कि दोनों सेम हाइट का होगा वो रॉन्ग था। इसका मतलब है कि हमको अब फर्स्ट टावर का आपको हाइट बढ़ाना होगा। तो हम इसका हाइट बढ़ा रहे हैं, देखिए हाइट इसका बढ़ा दिए, ये आपका हाइट ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है, ये हाइट बढ़ा गया। अब इसके बाद ये थीटा 1। तो सबसे पहले तो आप हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ करना हम लोग भूल गए, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और सिमिलरली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे भी ड्रॉ कर दीजिए। अब क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया है, सबसे पहले ये थीटा 1 को दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा 1। और फिर बोल रहा है कि दूसरा था आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर। द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर मतलब ये वाला पॉइंट एज ऑब्जर्व फ्रॉम, ये आपको थीटा 1 बराबर दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए थीटा 1 है, थीटा 1 बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और थीटा 2 बराबर 24 डिग्री दिया हुआ है। तो बॉटम ऑफ फर्स्ट टावर मतलब ये, तो यहाँ से ऐसे इसका भी एक एंगल ऑफ, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है कि मतलब कि इसको नीचे देखना पड़े। आप अगर टावर फर्स्ट सेकंड टावर खड़ा होकर फर्स्ट टावर का बॉटम देखिएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा। और दूसरा चीज में है कि आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टावर यहाँ भी तो हो सकता है, जमीन ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया है। आपको इवेंचुअली फाइंड द हाइट ऑफ टू टावर्स। तो यहाँ पे एज्यूम किया है कि दोनों, मतलब आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आपको एज्यूम करना होगा कि दोनों टावर सेम हॉरिजॉन्टल स्पेस पे है। मतलब एक, मतलब ऐसा नहीं है कि जमीन ऊंचा नीचा नहीं है। तो आपका यहाँ जंक्शन ये है, तभी तो आप राइट एंगल ट्रायंगल यूज कीजिएगा। तो देखिए अब सब कुछ आपको मिल गया है। तो ये थीटा 2 है, ये आपका थीटा, सॉरी, तो इसके लिए आप ये ड्रॉ कीजिए, और ये आपका थीटा 2 है और ये आपका थीटा 1 था ऐसे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको मान लेते हैं H1 और इसको मान लेते हैं H2। और आपको निकालना भी यही है, फाइंड द हाइट ऑफ टू टावर्स। तो आपको फर्स्ट टावर का हाइट निकालना होगा तो H1 प्लस H2 होगा, और सेकंड टावर का हाइट हो जाएगा सिर्फ H2। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो ऊपर वाला ट्रायंगल को हम देखिए हरा रंग से ग्रीन कर दिया, तो इसका नाम भी लिख दीजिए, मान लीजिए ABCDE। तो ट्रायंगल ABC में
आपका tan θ1 आपका है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो tan आपका 30 डिग्री बराबर h1 और d 120 है तो bc भी 120 होगा, तो 120, तो यहाँ से आप h1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कुछ आएगा। अब आप दूसरे वाले ट्रायंगल में जाइए, तो दूसरे वाला ट्रायंगल आपका ये वाला लेके चलिए θ2 का, और θ2 का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 24 डिग्री, ये आपका 24 डिग्री है। तो अब हम लोग ट्रायंगल BCD में जाते हैं और लिखेंगे tan 24 डिग्री बराबर h2 बाई 120 फिर से, और आपको tan 24 डिग्री का वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली दिया रहेगा। tan 24 डिग्री का वैल्यू होता है आपका करीब 0.4452, इससे आप h2 निकाल लीजिएगा। तो अब आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया? फाइनल सॉल्यूशन था फाइंड द हाइट ऑफ टू टावर्स। तो हाइट ऑफ टू टावर्स, आपका फर्स्ट टावर का हाइट निकल जाएगा और ये रहा सेकंड टावर। फर्स्ट टावर का हाइट आपका अराउंड फर्स्ट टावर का हाइट आपका अराउंड करीब 122.704 और सेकंड टावर का हाइट आपको अराउंड 53.424 पहले आएगा। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 43.4 ही रह जाएगा, मतलब हो जाएगा ये कन्वर्ट होकर, और सेकंड टावर का आपका हो जाएगा 122.7 है, तो ये आपका 123 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ तक हम जब पढ़े थे तो हमको सोच रहे थे हम कि दोनों शिप लाइट हाउस के एक साइड में है कि अपोजिट साइड में, आइडिया नहीं था। और अगर वो नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं रहता है, तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। डायग्राम में कहीं भी रखिएगा तो फाइन। तो आगे लिखा है टू शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, तो ओके फाइन, अब मालूम चल गया कि दोनों शिप जो है वो लाइट हाउस के अपोजिट साइड में है। तो बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। सब, और बाद में जब आंसर कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद बोला है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, राइट, नियरेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर का जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देना है आपको। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस ड्रॉ करते हैं आपका, ये आपका सरफेस है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग एक लाइट हाउस ड्रॉ किया, ये रहा। अब क्या है कि दो जहाज है आपका, एक मान लीजिए शिप है, एक यहाँ एक यहाँ, नाम रख देते हैं सबका, इसको लिखते हैं MN, इसको बोलते हैं AB, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, नहीं इसको बाद में जोड़ते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको करते हैं। और क्या दिया हुआ हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स A and B एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 60 मीटर हाई, ये इसका हाइट है आपका 60 मीटर। और उसके बाद R 60 डिग्री यानी 45 डिग्री, मतलब कि तो डिप्रेशन का बात कर रहा है हम, यहाँ देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है। तो सबसे पहले AB के पैरेलल में एक AB के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो M से क्रॉस कर रहा है। AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम लोग, ये आपका लाइन ड्रॉ कर, और अब उसके बाद बोलना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स A and B एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब आपको अब उसमें आप नहीं पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन A और B का किधर है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और उस कैलकुलेशन में आपको मैटर नहीं करता है कि B लेफ्ट में है कि A राइट में, वहाँ पे नहीं मैटर नहीं कीजिएगा, आपको बस मतलब है कि दोनों अपोजिट साइड में है लाइट हाउस के, दैट इज मोर देन इनफ। तो अब यहाँ से आप
आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप ये ड्रॉ कीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे है, और उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है, मतलब कि ये मान लीजिए, सॉरी, ये मान लीजिए θ1 है आपका 60 डिग्री, और ये आपका θ2 बराबर 45 डिग्री। तो अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा 60 डिग्री, और ये θ2 है तो ये भी आपका θ2 होगा 45 डिग्री। तो अब आप क्या कीजिए मियाँ, आप, और ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है आपका, तो अब क्या कीजिए कि अब आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब आपको बेसिकली पूछ रहा है ए बी का वैल्यू निकालो। तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए अगर आप ए एन प्लस एन पी निकाल लीजिएगा तो आपको ये आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला वाला ट्रायंगल में चलते हैं। पहला वाला ट्रायंगल आपका ये है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि ट्रायंगल एम ए एन, आप लिख सकती हैं tan 60 डिग्री बराबर 60/n, और tan 60 का √3 वैल्यू होता है, तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका 60/√3। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए इक्वेशन 1। फिर उसके बाद आप दूसरा वाला ट्रायंगल में जाइए। दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये है, तो इसमें जाके अब आप किया कीजिए, लिखिए ट्रायंगल एम एन बी। इसमें आप लिख सकती हैं tan 45 डिग्री बराबर 60/NB, और 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब कि NB का वैल्यू हो गया आपका 60। ये हो गया इक्वेशन 2। और फाइनली आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो लिखना है क्या कि नाउ आप लिख सकती हैं कि AB बराबर AN प्लस NB, और AN का वैल्यू आप निकाल लिए हैं 60/√3, और NB का वैल्यू आप निकाल लिए हैं 60। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो मैं कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनल आपको आता है अराउंड 94.64 मीटर। और देखिए यहाँ पर बोला नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर मतलब इट नीड्स टू बी बेसिकली 1 2 3 4 5। अब आपका होमवर्क है कि 0 होल नंबर, मैं जस्ट टू क्लेरिफाई होल नंबर और नेचुरल का क्विक डेफिनेशन दे रहे हैं। होल नंबर में देखिए, होल नंबर मतलब हो गया कि पूरा नंबर सिस्टम, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और नेचुरल का मतलब हो गया कि जो आप रियल में देख सकते हैं, जैसे आपके पास एक उंगली है, यू कुड सी इट इन फिजिकल वर्ल्ड। तो बेसिकली नेचुरल नंबर का जो यूज होता है वो काउंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो आपके पास एक, मतलब एक उंगली है, दो उंगली है, वो काउंटिंग हो गया। होल नंबर में देखिए, इसको याद रखने का तरीका है कि आप सिंपली रखिए कि नेचुरल में आप काउंटिंग कीजिएगा, और होल में ये देखिए, इसमें याद, ये देखिए बीच में ओ है, मतलब 0 है, तो आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें इंक्लूडिंग 0। इसका एग्जांपल हो गया आपका 0 से लेके पूरा इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर का एग्जांपल हो गया आपका 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 2 एवरीथिंग। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, कुछ भी मान लीजिए इक्वेशन दिया है आपको y बराबर mx प्लस सी, mi प्लस सी, और इसमें आपको दिया हुआ है कि वेयर I belongs to something, मतलब, और दूसरे में मान लीजिए ये y1 का इक्वेशन है, ये y2 का है, और इसमें ऐसे लिखा है, और इसमें लिखा है वेयर I2 प्लस, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जूम कर रहा है, ये हमेशा एक से शुरू हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर। और इसमें कुछ नहीं दिया है या फिर 0 लिखा हुआ है, इसमें जूम कीजिएगा कि ये ऑलवेज
यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना, एज्यूम कीजिएगा कि ये 0 से शुरू है, मतलब होल नंबर। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू एज ऑफ नाउ। अभी के लिए यही है, होल नंबर इंक्लूडिंग 0, नेचुरल नंबर नॉट इंक्लूडिंग 0, जस्ट लाइक काउंटिंग ऑन योर फिंगर्स। आज के लिए बस, चलिए ख्याल रखिए।